तो देश हित में आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में हो रही G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की, जिसमें एक बार फिर से रूस यूक्रेन वॉर का मुद्दा छाया रहा। दुनिया को उम्मीद है कि भारत इस युद्ध का समाधान निकाल सकता है और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में इसकी एक झलक भी दिखा दी। इस वक्त यूक्रेन वॉर में अहम रोल निभा रही महाशक्तियां भारत में मौजूद हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध की धरती से शांति का संदेश दिया है। इस वक्त यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार की सप्लाई के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ा है, जिसके बाद यूक्रेन वॉर में शांति के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया में मची युद्ध वाली हलचल के बीच भारत की राजधानी दिल्ली में दुनिया के 20 ताकतवर देशों के विदेश मंत्री इकट्ठे हुए तो सारी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिक गई। महाशक्तियों के विवाद से लेकर विकासशील देशों की समस्याओं तक हर बात की चर्चा हुई। यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरा होने के बाद पहली बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आमने सामने थे। अमेरिका में चीन का बलून F-35 से उड़ाने के बाद पहली बार ब्लिंकन का सामना चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से होना था। ऐसे में भारत की मेजबानी में दुनिया को उन तमाम समस्याओं पर चर्चा की उम्मीद थी जिनसे इस वक्त दुनिया दो चार हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा रूस यूक्रेन वॉर की रही और भारत ने इसे लेकर फिर से अपना रुख साफ कर दिया। भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया से बार बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, और आज जब रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा दखल रखने वाले देश नई दिल्ली में मौजूद थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भारत से बुद्ध का संदेश लेकर जाने की बात कही है। प्रधानमंत्री के इन शब्दों में भारत का रुख भी छिपा है और इसके अलावा इस बयान से यह भी साफ हो जाता है कि आखिरकार पूरी दुनिया को इस बात की उम्मीद भारत से ही है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों को क्या संदेश दिया है। इस संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे यूक्रेन वॉर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारत की धरती की विशेषता बताई। और ये बात दुनिया भी जानती है कि बुद्ध और गांधी की धरती से सिर्फ और सिर्फ शांति का संदेश मिलेगा। As you meet in the land of Gandhi and the Buddha, I pray that you will draw inspiration from India's civilizational ethos to focus not on what divides us, but on what unites us. प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए यूक्रेन वॉर का जिक्र न किया हो, लेकिन गुरुवार को ही इटली की प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने खुलकर रूस यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट्स दुनिया को बता दिए। रूस यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में फैली खाद्य समस्या और एनर्जी क्राइसिस से यूरोपीय देश भी प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत की प्राथमिकता इस समस्या का समाधान है। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भी कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है, जिसे दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने दोहराया भी था। एक बार फिर से जब भारत में दुनिया के बड़े देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे, तब भी मोदी ने यही बात दोहराई है। दुनिया को भारत से उम्मीद है, तो भारत ने भी हर संभव प्रयास की बात कही है। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही
भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। रूस यूक्रेन वॉर के अलावा भी भारत में दुनिया की दूसरी बड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत का रुख विकासशील देशों के पक्ष में आवाज उठाने वाले देश का रहा। भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 देश मेहमान के तौर पर G20 की इस बैठक में आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और कई देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी फोकस किया। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियों पर भी एक लंबी बातचीत हुई। इस बैठक के दौरान भारत ने विकासशील देशों के हितों का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से दुनिया को एक साथ आने का संदेश दिया, बहुपक्षीय संवाद को खतरे में बताया, विकासशील देशों के कर्ज के संकट को भी उठाया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया और दुनिया को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश दिया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर फॉर इट्स G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. We should not allow issues that we cannot resolve together to come in the way of those we can. फिलहाल भारत ने दुनिया को वो दिशा दिखा दी है जिस पर चलकर वॉर खत्म हो सकती है और दुनिया मिलकर तरक्की की तरफ बढ़ सकती है। महाशक्तियों को इस फॉर्मूले पर एकमत करने का प्रयास भी जारी है, लेकिन बड़ा फैसला अब वॉर में शामिल देशों को करना है। शिवांगी ठाकुर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो यूक्रेन वॉर में शांति के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर आपको बताएं, G20 की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। रूस के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। G20 की मीटिंग के दौरान हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात और अमेरिका ने रूस से कहा यूक्रेन का समर्थन जारी रहेगा। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी सामने आ रही है। परमाणु समझौते पर दोबारा लौटना होगा, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया। रूस को नई शुरुआत करनी होगी। तो अमेरिका ने ये बातें इस अहम बैठक में कही हैं। दिल्ली में मिले हैं यूएस और रूस के विदेश मंत्री। G20 की मीटिंग के दौरान ये मुलाकात हुई है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल पांडे, ये बहुत बड़ी खबर और अहम जानकारी निकल कर आई है। रूस को नई शुरुआत करनी होगी, ऐसी बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। देखिए मल्लिका, बिल्कुल सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, G20 की जब ये बैठक चल रही थी, जब दूसरा सत्र शुरू हुआ लंच के बाद, उस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के बीच में एक छोटी मुलाकात हुई है। हालांकि इसमें तमाम मुद्दों पर बहुत लंबी बातचीत नहीं हो पाई जो जानकारी मिल रही है, लेकिन अमेरिका ने अपना रुख रूस के सामने दोहराया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। पर अभी तक इस मीटिंग की पुष्टि अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि इस मीटिंग के दौरान जो G20 की बैठक चल रही थी विदेश मंत्रियों की, इसके बीच में ही अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात हुई है। और अब से थोड़ी ही देर बाद, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो उनसे जरूर ये सवाल पूछे जाएंगे कि अगर ये मुलाकात हुई है तो किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे दो धड़े में पूरी दुनिया बटी हुई इस वक्त फिलहाल दिखाई दे रही है और अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन भी पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं अगर ये जो मुलाकात हुई है इसमें क्या बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब से थोड़ी देर में अमेरिका के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बैठक काफी अहम हो जाती है। नजर बनाए रखेगा विशाल, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। दिल्ली में आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी थे और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी। दोनों नेताओं के बीच साइडलाइन
मुलाकात हुई, यानी दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, लेकिन यूक्रेन वॉर के समाधान को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई। बलून विवाद के बाद चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भी दूरी बनाकर रखी, लेकिन भारत और चीन के बीच खाई को इस बैठक में कम करने की कोशिश जरूर की गई। दुनिया में चल रहे महायुद्ध के बीच जब अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के G20 बैठक के दौरान दिल्ली में आमने सामने होने की खबर आई थी, तो दुनिया को लगा था हो सकता है दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो और बर्फ पिघले, वॉर का कोई समाधान निकले। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका से निकलने से पहले ही साफ कर दिया कि रूस के विदेश मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की उनकी कोई योजना नहीं है। जैसा ब्लिंकन ने कहा, दिल्ली में वैसा ही हुआ। अमेरिका और रूस के बीच अलग से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। भारत में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि इस वक्त जिन महाशक्तियों के बीच सबसे ज्यादा तनाव है वो यहाँ पर मौजूद थी। बलून विवाद के बाद अमेरिका और चीन के विदेश मंत्री पहली बार आमने सामने थे, तो रूस और यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री भी यहां मौजूद थे। इस वक्त लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इन महाशक्तियों के बीच जमी बर्फ क्या दिल्ली में पिघल पाएगी। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से अलग से मुलाकात करने से परहेज किया। रूस और अमेरिका के नेताओं ने अलग से तो यूक्रेन वॉर पर आपस में कोई बात नहीं की, लेकिन रूस ने मौका मिलते ही पश्चिमी देशों पर निशाना साधने से परहेज नहीं किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि G20 और UN जैसी संस्थाएं ही इस वक्त चल रही जियोपॉलिटिकल समस्याओं को दूर कर सकती हैं। रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। ब्रिटेन और फ्रांस पर भी रूस ने निशाना साधा। रूस ने आरोप लगाया नेटो देश UN एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंध अपने हितों को साधने की कोशिश है और इन प्रतिबंधों से दूसरे कई देशों को नुकसान हुआ है। रूस पर प्रतिबंध के कारण कई यूरोपीय देशों में महंगाई भी बढ़ी है। इससे पहले लावरोव ने भी भारत के शांति संदेश का समर्थन करते हुए गांधी के दर्शन के समर्थन की बात कही थी। रूस और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो अमेरिका और चीन के विदेश मंत्री भी एक दूसरे से नहीं मिले। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन का चीन दौरा बलून विवाद के बाद रद्द हो गया था। चीन के बलून गिराने के बाद दोनों देशों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। ऐसे में G20 में रिश्ते सामान्य होने की शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन दोनों देशों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे अलग भारत ने इस मौके का इस्तेमाल किया। पहली बार भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग से बात की। दुनिया की महाशक्तियों के बीच चल रहे विवाद की अगर हम बात करें तो अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। वहीं एशिया में LAC के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच भी तनाव लगातार बरकरार है। इन सब के बीच चीन के विदेश मंत्री किन गैंग जब भारत पहुंचे तो G20 के अलग हटकर भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक हुई। इस बैठक में LAC के मुद्दे को लेकर जो बर्फ जमी हुई है रिश्तों में उसे पिघलाने की कोशिश की गई और बॉर्डर पर शांति बरकरार रखने के लिए, शांति का प्रयास तेज करने के लिए भी चर्चा हुई। दोनों देशों की बातचीत के एजेंडे में सीमा पर शांति के साथ साथ लगातार बिगड़ रहे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयासों पर भी चर्चा हुई। गलवान और पैंगोंग जैसे संघर्षों के बाद अभी भी LAC से दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह पीछे नहीं आई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात की जानकारी दी। और आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा G20 बैठक में। Appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi
I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. And in this address, he was not just speaking about some isolated individual situation, because the West is trying to divide the geopolitical picture into individual episodes, but in the address by Mr. Modi, तो आपने सुना कैसे रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की सराहना की और भारत के स्टैंड की तारीफ की। आज का बुलेटिन तैयार करते हुए ऐसा लग रहा था कि हम G20 की खबरों से अलग आपको पाकिस्तान की कोई खबर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आज भी मौका दे ही दिया। खबर यह है कि खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, अच्छा हुआ हमें इंडिया ने G20 में नहीं बुलाया। ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट में देखिए। दूर दूर से भारत में मेहमान आए हैं। भारत के लिए G20 की मेजबानी जहां गौरव की बात है। चलिए देश हित में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको दिखाते हैं। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसकी चीफ गेस्ट इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची। जॉर्जिया मेलोनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोनों नेताओं की केमिस्ट्री शानदार नजर आई। भारत और इटली के बीच अब रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष के चुनावों में इटली के नागरिकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना। दिल्ली में एक तरफ G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मेजबानी कर रहे थे। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री लाजवाब दिखी। प्रधानमंत्री मोदी चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ताकतवर नेताओं के साथ हों, या फिर पहली बार इटली की प्रधानमंत्री बनी जॉर्जिया मेलोनी के साथ, वो सामने वाले का दिल भी जीत लेते हैं और उनके दोस्ताना व्यवहार का कायल हर नेता नजर आता है। दिल्ली पहुंची जॉर्जिया मेलोनी की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती भारत और इटली की दोस्ती को भी आगे लेकर जाएगी। रायसीना डायलॉग के लिए दिल्ली पहुंची इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री इन दोनों ही देश के बीच मजबूत साझेदारी दिखा रही है। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बाली के बाद दूसरी बार मिले हैं और ये मुलाकात बेहद खास रही है। इसी के साथ साथ इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने इस मुलाकात का फायदा उठाया और अपने दोनों ही देशों के बीच कारोबार और रक्षा सहयोग के बारे में बातचीत की। भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रयासों के बारे में चर्चा हुई। सबसे खास रहा भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग की शुरुआत का ऐलान। यानी अब कारोबारी रिश्तों के साथ साथ भारत एक और यूरोपीय देश के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए भारत और इटली की सेनाएं अब साथ मिलकर अभ्यास भी करेंगी। दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहयोग का। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित करने का भी निर्णय लिया। भारत और इटली के संबंध काफी पुराने हैं और अब भरोसा इतना बढ़ा है कि दोनों देश इस दोस्ती के 75 साल पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत और इटली अपने कारोबारी रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार दिखे। इस वर्ष भारत और इटली
अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पहली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं इटली के प्रधानमंत्री ने भी मोदी की ऐसी तारीफ की कि पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। The most loved one of all around the world, but I mean this has really proven that he has been a major leader and congratulations for that. इटली के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ रिश्तों को बेहद मजबूत बताया, वहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखने के लिए काम करते रहने की बात भी कही। जॉर्जिया ने दोहराया कि भारत रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में अहम रोल निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली और भारत के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को मनाने को लेकर एक एक्शन प्लान का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दोनों ही देशों को साथ मिलकर आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने की बात कही, यानी इस दौरान भी पाकिस्तान प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था। जो सूल आप लोगों ने बोए थे, उन्हीं सूल को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए, रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है। देशहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका और देशहित में अब बात करेंगे माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर एक्शन की। प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों पर दूसरे दिन भी बुलडोजर जमकर चला। पहले माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर की अवैध संपत्ति पर और उसके बाद अब अतीक अहमद को हथियारों की सप्लाई करने वाले उसके गुर्गे की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर ने धावा बोला। यूपी की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि माफिया को उनके किए का हिसाब देना ही होगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
सफदर अली नाम के एक शख्स जो असद है, अतीक अहमद का बेटा, उसका काफ़ी करीबी बताया जाता है, अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है, उसके घर पे आज बुलडोज़र का एक्शन चला है और घर लगभग पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो गया है। करीब 3 मंजिला ये घर था और इस घर को तोड़ दिया गया है। सफदर अली अतीक का करीबी है और गन शॉप चलाता है। माना जाता है कि सफदर अली अतीक अहमद का हथियार सप्लायर भी है। आपको बता दें कि 1 मार्च को भी अतीक अहमद के एक और करीबी के घर से पुलिस ने बुलडोजर वाले एक्शन की कार्रवाई के दौरान हथियार बरामद किए थे। यही नहीं, अतीक के साथ जफर की एल्बम भी लोगों ने देखी। उत्तर प्रदेश में दहशत का खेल खेलने वाले माफियाओं को अब माथे पर पसीना आ रहा है, आंखों में डर है। माना यह भी जा रहा है कि माफियाओं और उनके गुर्गों की अवैध संपत्ति पर आज जो बुलडोजर एक्शन में है, ये केवल ट्रेलर है। प्रयागराज में अवैध संपत्तियों पर एक्शन बड़े पैमाने में शुरू होगा। LDA यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपराधियों की अवैध संपत्ति की तलाश शुरू कर दी है। कई इमारतों की जांच पड़ताल जारी है, यानी आने वाले दिनों में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली कार्रवाई रुकेगी नहीं। हम प्रयागराज के मामले में हमारी सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, 2 पुलिस कर्मियों की जांच चलेगी, कल एक PGI में जो दूसरा पुलिस कर्मी है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है और इसमें कार्रवाई भी हो। साथ ही यूपी प्रशासन की नजर अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ, सदाकत, गुड्डू मुस्लिम, अतीक के बेटे असद, अहमद, साबिर गुलाम और अरमान की अवैध संपत्तियों पर है और इसके तहत उनके अवैध संपत्तियों पर भी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे कुल 13 लोगों के बारे में अभी तक पुलिस को जानकारी मिली है और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को गिरफ्तार और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद रो रहा है क्योंकि उसे अपनी जान का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा उसने यूपी पुलिस से जान सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को है। इस बीच उसे अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्या केस के अंदर मुख्य आरोपी माना जा रहा है अतीक अहमद और अतीक अहमद जो है अभी गुजरात के अहमदाबाद के सेंट्रल जेल साबरमती जेल जो है उसके अंदर हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर अभी बंद है। ये वही जेल है जहां पे अतीक अहमद ने माना जा रहा है कि ऑर्डर दिया था कि उमेश पाल की हत्या की जाए और इनको लेकर ही यूपी पुलिस जो है वो कभी भी इस जेल पे अतीक अहमद की पूछताछ करने के लिए आ सकती है। आप देख सकते हैं कि ये गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल है जहां पे अभी अतीक अहमद को रखा गया है। यूपी STF ने देर रात लखनऊ के मडियार, ठाकुरगंज चौक सहित कई इलाकों में अतीक के करीबी सीरियल किलर भाइयों सलीम, सौराब, रुस्तम के गुर्गों की तलाश में छापेमारी की है, जबकि गुड्डू मुस्लिम और शूटर मोहम्मद गुलाम के घर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अगले 1-2 दिन में अतीक गैंग के फाइनेंसर नफीस के घर भी बुलडोजर चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज शूटआउट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में भी है। विपक्षियों को नसीहत देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में संगठित माफिया था। यूपी की पिछली सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होगा। साफ है, अब माफिया किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज शहीद हुए सिपाही राघवेंद्र सिंह का शव जैसे उनके पैतृक गांव पहुंचा, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। राघवेंद्र की 2 महीने बाद यानी 5 मई को शादी भी होनी थी।
गोद भराई की रस्म हो चुकी थी, लेकिन अब उनका पूरा गांव गम में डूबा है। इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा इंसाफ चाहिए और सरकार हमारे बच्चों का जो हमारा सहारा चला गया, उस सहारे का हमें सहारा चाहिए इन बच्चों को, और हमें कुछ ना चाहिए, हमारे बच्चों का सहारा चाहिए। ऐसी ही तस्वीरों को देख यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा माफियाओं के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं, तो दूसरी तरफ सदन में एक बार फिर अपने विरोधियों पर वो कड़ा प्रहार कर रहे हैं। दुर्योधन का सलाका शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। दरअसल प्रयागराज शूटआउट में माफियाओं की बंदूक का 3 लोग शिकार हुए। इनमें उमेश पाल का गनर और सिपाही राघवेंद्र की मौत हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले यूपी में माफिया पनप रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2017 से पहले संगठित माफिया था। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था। योगी ने विपक्षियों पर सीधा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास का काम करना भी मुश्किल था, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता जा रहा है। साफ है वो माफियाओं पर किया गया प्रहार असर कर रहा है। और देश हित में अब बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की। आज पूरे दिन पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे चर्चा में रहे। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले आने वाला हर रिजल्ट खास है। आपको बताते हैं इन नतीजों की क्या खासियत है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। त्रिपुरा और नागालैंड में तो आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं ही। माना जा रहा है कि मेघालय में भी पिछले सहयोगी पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी दोबारा सत्ता में लौट सकती है। देखिए, पहले ही हम लोग बोल चुके थे जे हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और ये अभी तक जो रिजल्ट निकला है उससे तो पता ही लग रहा है हम लोग सरकार बना रहे हैं। और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ध्यान देने की बात यह है कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में मजबूती के साथ बढ़ा है। त्रिपुरा में जहां ये प्रदर्शन 1.5% वोट से बढ़कर 39.13% हो गया है, वहीं मेघालय में 1.27% से बढ़कर 9.15% पहुंच गया है। इसी तरह नागालैंड में बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले 10 सालों में 1.75% से बढ़कर 18.50% तक जा पहुंचा है। उन्हें लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की जो संकल्प लिया था, और वो जो मूर्त रूप लिया है जिसने नॉर्थ ईस्ट में, इन 3 राज्यों में उसका प्रभाव साफ दिखता है। और मैं ये मानता हूँ कि उनने एक चैतन्य समाज की स्थापना कर दी, एक जागरण किया, जिसके कारण लोग विकास को देख पा रहे हैं। अन्यथा 10 पार्टियां एक अधिकार बताती थी, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हाशिए पर गई हैं, खासकर कांग्रेस, तो उसके पीछे कारण यही है कि लोगों ने विकास को देखा और स्वीकार किया। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिनमें मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के नतीजे आ चुके हैं। अभी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव बाकी हैं। जाहिर है हर चुनाव के नतीजे अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के नतीजों से जुड़कर देखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ देश हित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।